साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहा था कि बंगाल चुनावों को लेकर के मैं जो देखता हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के दौरान जो समूचे बंगाल की मैंने यात्रा की थी, उसमें मैंने जो देखा था, समझा था, पाया था, और अब जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें उसको मैं कैसे देखता हूँ वो आप सबको बताऊं। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप लोगों तक साफ पहुंच रही होगी। लोकसभा चुनाव के 2019 के लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद जिस तरह से सीए को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे आक्रामक मोड में आई, जिस तरह से देश भर का मुस्लिम समाज, हिंदू समाज भी उद्वेलित हुआ उनकी नागरिक रजिस्टर और सीए को लेकर के, और जिस तरह से बीजेपी जिद पर अड़ी हुई थी, आसाम में से लेकर के दिल्ली से लेकर के तमाम राज्यों में सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए उसको जिस ढंग से कुचला गया था, उससे यह लगभग साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी सीए और आरसी के को लेकर के दरअसल इसका इस्तेमाल बंगाल चुनाव में करने जा रही है। और अमित शाह ने इसकी घोषणा भी कर दी है कि बंगाल में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यहां पर सीए लागू करेंगे। निसंदेह सीए की आड़ में बंगाल के जो हिंदू वोटर्स हैं उनको भरमाने की, उनको छलने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कोशिश पूर्व में भी तमाम चुनावों में की जा चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में तमाम वादे ऐसे किए गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी तमाम ऐसी किस्म के वादे किए गए हैं जिनसे समाज बढ़ता है, जिनसे देश बढ़ता है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 5 परिवर्तन रैली कर रखी है। 5 परिवर्तन रैली हो चुकी है। परिवर्तन का मतलब अब वो सोच रहे हैं कि जनता परिवर्तन चाहती है और बंगाल में परिवर्तन होगा, ऐसा बीजेपी का और उनके समर्थकों का मानना है। जब हम पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखने समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह जान लेना चाहिए कि यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिल्कुल अलग है। जहां पर 3.5 दशकों 38 वर्षों तक लगभग एक वामपंथी पार्टी की सरकार रही हो, देश दूसरी धारा में जा रहा हो, पश्चिम बंगाल दूसरी धारा में जा रहा हो, वहां के चुनाव परिणामों को लेकर के किसी प्रकार का पूर्वानुमान लगाना और यह विश्वास जताना कि यही परिणाम होगा, निसंदेह बेहद खतरनाक चीज है। मैं भी यह दावा नहीं करता कि कोई बहुत अप्रत्याशित परिणाम निकल के सामने आएगा, लेकिन जितना बंगाल को मैं समझ रहा हूं, जो आंकड़ों को देख रहा हूं, जो बंगाल में घूमने फिरने के दौरान जो मैंने देखा पाया है, उसके हिसाब से मुझे साफ नजर आता है जो वोटों का गणित है, वोटों का जो अंक गणित है, वोटों का जो बीज गणित है, वोटों की जो ज्योग्राफी है, वह बताती है कि भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी अलायंस का पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना बिल्कुल असंभव सी बात है। बीजेपी जो ये अति आत्मविश्वास में भरी हुई है, उसकी केवल एक वजह है, केवल एक वजह। 2019 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आया, उसके आधार पर बीजेपी यह दावा कर रही है कि हम वहां परिवर्तन स्थापित करने में सफल रहेंगे। बीजेपी के तमाम समर्थक चैनल्स, बीजेपी के तमाम समर्थन करने वाले लोग
सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के परिणामों का विश्लेषण कर रहे हैं। मैं यह जानता हूं और यह देख रहा हूं कि अगर आंकड़ों की गणित देखते हैं, अगर हम पूरे बंगाल की आंकड़ों की गणित देखते हैं, तो एक बात साफ समझ में आती है कि तीन तरह के लोग जो वोट पॉकेट्स हैं, मजबूत वोट पॉकेट्स, वो केवल 3 हैं बंगाल में। ये आप लोगों को जानना चाहिए। हो सके तो कलम कागज भी निकाल कर रख लीजिए, आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि ये कोई चैनल नहीं बताएगा आपको। बंगाल में लगभग 49% महिलाओं का वोट है। बंगाल में 17% दलित हैं। बंगाल में 30% मुसलमान हैं। जम्मू कश्मीर के बाद सबसे अधिक मुसलमानों की संख्या जो है वो पश्चिम बंगाल में है। बीजेपी को यह लगता रहा है, जो 2019 का लोकसभा चुनाव परिणाम आया जिसमें उन्होंने 18 सीट जीती, जिसमें टीएमसी ने 22 सीट जीती, कांग्रेस ने 2 सीट जीती, उनको लगा कि यह 18 सीट अगर विधानसभा वार देखा जाए तो ये लगभग 21 सीटें होती हैं विधानसभा की। और जो 22 सीट जीती टीएमसी ने, वो तकरीबन पड़ती है 160 के आसपास। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि यह 18 लोकसभा सीटें जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2021 के विधानसभा चुनाव जीतने का सपना देख रही है, वो कौन है, वो कौन सी सीटें हैं? वो 18 सीटें। आप सबको यह जानकारी देना जरूरी बताना चाहूंगा कि पूरे बंगाल को 5 भागों में बांटते हैं हम लोग जब भी बंगाल के चुनाव की चर्चा होती है। पहला होता है पहाड़ी, जहां पे पहाड़ी इलाका है, जंगल महल, जनजातीय बहुल है, नाम ऐसा ही है। मध्य बंगाल, उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल। तो जो लोकसभा के परिणाम आए लोकसभा चुनाव के, उसमें पहाड़ी, जंगल महल और तीसरा जो था आपका उत्तर बंगाल, इसमें भाजपा को सीटें मिली थी। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा कि हमने बताया आपको कि 17% दलित वोट हैं, उसमें से 59% वोट, 59%। ये मैं बात बता रहा हूं पुलवामा हमले के बाद की बात, जब पूरे देश में भयंकर राष्ट्रवाद था, जिस राष्ट्रवाद के कथित राष्ट्रवाद बीजेपी जिसका इस्तेमाल करके 2019 के लोकसभा चुनाव में खड़ी थी, उसका इस्तेमाल करके दलितों के 100% वोट में से बंगाल के 59% वोट मिल गया भाजपा को। 30% वोट मिला टीएमसी को। दलितों की बात मैं कह रहा हूं। बाकी बीजेपी को अपर कास्ट के वोट भी मिले, पिछड़ों के वोट भी मिले। इस तरह से उनकी 18 सीटें आ गई। लेकिन पहाड़ी, जंगल महल और उत्तर बंगाल को छोड़ दे, जो दक्षिण बंगाल का इलाका है, मध्य बंगाल का इलाका है, दक्षिण बंगाल जिसमें कलकत्ता ग्रेटर भी आता है। आपको बताएं कि दक्षिण बंगाल की 19 जो जिले हैं, उनमें से 12 जिले, उनमें 57% विधानसभा सीटें हैं। ये बात हम सबको जानना चाहिए, सबके लिए जानना जरूरी है कि दक्षिण बंगाल जहां पर टीएमसी का दबदबा है, जबरदस्त दबदबा है, वहां पर विधानसभा की 57% सीटें। हमें परिणाम अभी देख रहा था, मैं सोचा कि कितनी सीटें वहां पर दरअसल जीती हैं, वो जानना हम सबके लिए जरूरी है। तो दरअसल ये जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, उनके तुलना में देख रहे हैं तो टीएमसी को दक्षिण बंगाल में जो था वो बीजेपी की बात करें पहले, बीजेपी को जंगल महल में 67 सीटें मिली। ये लोकसभा चुनाव परिणाम की बातें कर रहे हैं। सामान्य 67 विधानसभा पे वो बढ़त हासिल किया था बीजेपी ने। और मध्य जो बंगाल है वहां पर 33 विधानसभा सीटों में बढ़त हासिल की थी। और उत्तर में केवल 8 विधानसभा सीटों में बढ़त हासिल की थी बीजेपी ने। जबकि दक्षिण बंगाल पर पूरी तरह से
और जो मध्य बंगाल है उस पर भी टीएमसी का भारी दबदबा था। हम भूल जाते हैं जब बंगाल चुनाव का विश्लेषण करते हैं कि 2009 के लोकसभा चुनाव में यही टीएमसी थी जो एक सीट जीत से बढ़कर के 19 सीटों पर जा पहुंची थी। हम भूल जाते हैं कि 2011 के विधानसभा चुनाव में जिस टीएमसी की केवल 184 सीटें थी, मोदी ने जब केंद्र में सरकार बना ली 2014 में, उसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस 2016 में 211 सीटों पर जीती। कहां गया इनकम्बेंसी, ये बताइए आप। जब 2011 से लेकर 2016 जबकि भयंकर राष्ट्रवाद, मोदी की जय जयकार, घर घर मोदी का नारा चल रहा था, उस समय तृणमूल कांग्रेस की सीटें 184 से बढ़कर 2016 के विधानसभा चुनाव में 211 हो गई। बीजेपी को केवल 3 सीट मिली थी, केवल तीन। अब कल्पना करिए कि 2016 में जो 3 सीट पाया था वो 2021 में सरकार बनाने की बात कर रहा है। किस गुणा गणित के आधार पर कह रहा है? सवाल तो खड़ा होता है कि किस गणित के आधार पर बीजेपी जो कि 2016 के विधानसभा चुनाव में 3 सीट जीती थी, अब कह रही है कि हम सरकार बना लेंगे। दरअसल हुआ क्या कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 40% वोट मिल गए, टीएमसी को लगभग 43.4% के आसपास मिले थे। बीजेपी को यह लग रहा है कि जो 2016 से 19 के बीच, 2016 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव के बीच जो वोट फीसद 10 से 40% हो गया, उसके दम पर हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन देश का चुनावी इतिहास बताता है कभी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के परिणाम एक से होते ही नहीं हैं। अगर 6 महीने से ज्यादा का अंतराल बीत गया तो निसंदेह जो पार्टी लोकसभा में जीतती है, विधानसभा में उसको बहुत बुरा हार का सामना करना पड़ता है। बंगाल में तो तुम जीते भी नहीं थे, वहां पर तो टीएमसी से 4 सीटें तुम्हारी कम थी, वहां पर कैसे जीतोगे आप? देखिए, मैं आपको उदाहरण बताऊं, छत्तीसगढ़ में 70 से ज्यादा सीटें जीत गई थी कांग्रेस, लेकिन लोकसभा चुनाव में 2 ही 3 सीटों पर संतुष्ट करना पड़ा उसको। माने साल 2018 में चुनाव हुआ विधानसभा का, वहां पर बीजेपी खत्म हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी थी, यहाँ की 12-13 सीटें, उसमें 9 सीटें के करीब बीजेपी जीत गई। तो मतलब कहने का यह है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के परिणाम एक से नहीं हो सकते। लेकिन बीजेपी जो दावा कर रही है जीतने का, उसके पीछे एक वजह और है। बीजेपी को लग रहा है कि जो ये सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन है, जिसके 2016 के विधानसभा चुनाव में 72 सीटें आई थी, अलायंस था जिनका, जो अलायंस लोकसभा चुनाव में टूट गया था, उसको लग रहा है कि जो मुस्लिम वोट है 30%, जो टीएमसी को जाने हैं, उनका विभाजन होगा और उस विभाजन के फलस्वरूप हम चुनाव जीतेंगे। इसका जवाब भी आपको मैं देता हूं। कैसे जीतोगे भैया? कोई कांग्रेस और सीपीएम टीएमसी के वोट में सेंधमारी करने नहीं जा रही है, यह बात पक्की है। जो ममता बनर्जी का 2011, 16, 2019 में 44-45% वोट शेयर है, वो बना हुआ है, वह कहीं से बिगड़ा ही नहीं, वह कहीं से विभाजित भी नहीं हुआ। और क्या पता इतिहास के गर्त में है, अब आने वाला वक्त बताएगा, भविष्य के गर्त में है। हो सकता है कि सीपीएम और कांग्रेस की सीटें जिस तरह से बिग्रेड मैदान पर भीड़ देखी गई थी, अगर 60-70 सीटें कांग्रेस जीत जाती है तो टीएमसी के साथ जाने में उसको कौन सी हिचक होगी भाई? टीएमसी के लिए तो बहुत अच्छे पार्टनर कांग्रेस रहेगी बीजेपी की तुलना में। यह अफवाह भाजपा ही फैला रही है कि अगर
टीएमसी ने कांग्रेस सेक्युलर गठबंधन ने सम्मानजनक सीटें जीती तो ममता बनर्जी बीजेपी के साथ चली जाएंगी, जन्म जिंदगी में नहीं जाएंगी। ममता बनर्जी, यह बात कहीं नोट कर लीजिए कि किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। लिख लीजिए, चुनाव के बाद भी कहीं से दूर दूर तक कोई आइडियोलॉजी, कोई बात ही संभव ही नहीं है। ममता बनर्जी की राजनीति इस समय वामपंथ के विरोध पर नहीं टिकी है। ममता बनर्जी की राजनीति पूरी तरह से इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बीजेपी विरोध पर टिकी हुई। अब मुसलमानों के वोट की बात तो मैंने आपको बता दी। अब बात आती है महिलाओं की। 49% महिलाएं, 294 विधानसभा की सीटें, 50 सीटें महिलाओं को दे दिया ममता बनर्जी ने। 50 सीटें। आपने इसके पहले कभी सुना है कि किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में इतनी सीटें दी गई है महिलाओं को? और मोदी जी यह क्यों भूल रहे हैं? जो महंगाई है, जो सिलेंडर का बढ़ता हुआ दाम है, जो रसोई घर में महिलाओं के घुस आया है, वो महिलाएं बीजेपी को क्यों कर वोट देंगी? सिलीगुड़ी में और फिर आज नंदीग्राम में जिस तरह की हमने भीड़ देखी, जिस तरह महिलाओं का आकर्षण देखा ममता बनर्जी के साथ, आपको क्या लगता है ये महिलाएं बीजेपी को वोट देने जाएंगी? हरगिज नहीं जाएंगी। सवाल उठता है दलितों का, महिलाओं के बाद दलितों का, जनजातियों का, इनका सवाल उठता है कि ये वोट तो भाई लोकसभा चुनाव में चले गए थे बीजेपी को, क्या विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जाएंगे? अरे क्यों भूलते हो लॉकडाउन की मार? लॉकडाउन की मार सबसे अधिक बंगाल के मुस्लिमों, दलितों, पिछड़ों ने झेला है। तमाम जूट कारखाने जो बंद हुए थे अभी भी पूरी तरह से नहीं खुल पाए। मजदूरों का प्रदेश है वो, मजदूरों का प्रदेश, मजदूर सरकार बनाते थे वहां पे। बंगाल का इतिहास आजादी के बाद जहां मजदूर लगातार सरकार बनाते रहे हो, उन पर लॉकडाउन की जो मार पड़ी है, आपको क्या लगता है वो बीजेपी के साथ जाएंगे? आप बताइए, सोचिए इस बात को। महिलाएं जाएंगी साथ में महंगाई की उस पे? मुस्लिम तो जा ही नहीं रहा है। मुस्लिम अपने वोट को क्यों खराब करेगा, आप बताओ। एक बड़ा डर जो है जिसकी चर्चा लोग कम कर रहे हैं, राहुल गांधी ने थोड़ा इधर उधर करके किया है, प्रवासी वोटरों का है। प्रवासी वोटरों का मतलब हो गया, मैं कहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग हैं, जिनमें से ज़्यादातर बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में हैं, उनके वोटों का क्या होगा? दरअसल इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में मजदूरों का वोट, श्रमिक वर्ग का वोट, दलितों का वोट, मुस्लिमों का वोट जिधर गया है वही ट्रेंड बंगाल में दिखने जा रहा है। जो तेजस्वी यादव के साथ ममता बनर्जी की तस्वीर दिखाई दे रही है, वह छोटी बात नहीं है। बंगाल का, बिहार का युवा, बिहार का दलित बहुत दुखी है कि तेजस्वी की सरकार नहीं आई और हमको रोजगार मिलने से हम चूक गए। तो जो ये कमी रही है ना, वो बंगाल चुनाव में दिखाएगा। वो बंगाल चुनाव में प्रवासी मजदूर वोट करेगा और मैं अपील भी करता हूं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना भी चाहिए। बिहार की हकीकत सबके सामने है। अब बंगाल में अपनी ताकत दिखाने का उनको ये वक्त है, सही वक्त है। तो ये बात आप लोगों के कम से कम समझ में आ गई होगी कि महिलाएं, मुसलमान, दलित, ये कम से कम अब जो है, मुसलमान तो वैसे भी नहीं जाता, बीजेपी के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। और एक चौथी और बहुत महत्वपूर्ण वजह है, लगातार तृणमूल के विधायक का भी 4 गए हैं कल बीजेपी में। बंगाल से लगातार मैं कई पत्रकार मित्रों से बात कर रहा था, सब यही कह रहे थे कि इस बात की बहुत चर्चा आम है
कि बंगाल में जो बीजेपी है वो खाली घर तोड़ने का काम कर रही है। जिसको ममता बनर्जी ने टिकट नहीं दिया वो जाकर के बीजेपी में शामिल हो गया। बीजेपी की जो टिकटों की घोषणा होनी है, कुछ की हुई है कि नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो ज़्यादातर उन्हीं को टिकट मिलने हैं जो टीएमसी और सीपीएम के पूर्व कैडर रहे हैं। उसके अलावा उनके पास अपना कुछ भी नहीं है, अपना कोई उम्मीदवार नहीं है। दिलीप घोष जो पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले कहा था ये मेरे पास लिखा हुआ है, कोई कहेगा तो मैं दे भी दूंगा। दिलीप घोष ने कहा था कि हमारे पास उम्मीदवार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। तो बीजेपी के पास उम्मीदवारों का टोटा है। क्या आप ऐसे पड़ोसी को बर्दाश्त करेंगे जो दूसरे के घर में जाके झगड़ा लगवाता हो? बीजेपी को वोट न देने के पीछे यह भी एक बहुत बड़ी वजह है। जो मेरा अनुमान है, मेरा अनुमान यह साफ कहता है कि इस चुनाव में बीजेपी को, जिस तरह से बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है खुद को, तमाम धन बल लगा करके सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर, बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। और यह तय है कि पश्चिम बंगाल में गैर बीजेपी सरकार बनने जा रही है। यह बात लगभग साफ दिखती है। ये संभव है कि टीएमसी जो है वो 2016 का परिणाम न दोहरा पाए कि 211 सीटें उसकी आ जाए। थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा, इसकी संभावना मुझे कहीं से भी नहीं दिखती है। अब यह ज़रूरी है, पीके के हिसाब से साहब को 10 भी नहीं मिलेगी, ओम प्रकाश तिवारी कर रहे हैं, नहीं 10 की बात नहीं है। लेकिन एक बात ये सच है कि जो वोट पॉकेट्स हैं वो इतने कंक्रीट हैं, इतने सीमेंटेड हैं, जैसे कि मुस्लिमों का है, जैसे कि महिलाओं का है। अब वो सब कंक्रीट बनता जा रहा है। अब वहाँ पे जो राम और दुर्गा की लड़ाई चल रही है, बीजेपी राम कह रही है, ममता बनर्जी दुर्गा कह रही है, तो दरअसल महिलाओं ने, जो महिला वोटर्स 49% हैं, हमको नहीं लगता है कि वो अब अपने आप को विभाजित करेगी। महंगाई का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, वह दिखेगा। आप केवल सांप्रदायिक आधार पे बंगाल की जनता को मत देखिए कि वो हिंदू मुस्लिम समझकर वोट करेगी या हिंदू इसलिए वोट करेगा कि मुस्लिमों पर CICA NRC लागू करके बीजेपी बाहर कर देगी। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। बंगाल में बहुत ही स्पष्ट है, जो जनता नोटबंदी की, GST की, लॉकडाउन की, महंगाई की, 100 रुपये पेट्रोल की मार झेल चुकी है, वो अब किसी कीमत पर बीजेपी को लाने को तैयार नहीं है। और एक सुनील दत्त बीना है, अब रजाई ओढ़कर सो जा, रजाई ओढ़ करके मोदी जी सो जाएंगे, मशरूम की सब्जी खाएंगे, काजू का पराठा खाएंगे और सो जाएंगे। धन्यवाद। देखिए भक्त लोग नाराज हो रहे हैं, मीना जी नाराज मत होइए। बिल्कुल मोदी जी का जाना बंगाल से ज़रूरी है। अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, नड्डा जी पूरी ताकत लगा लिए और बंगाल से विदाई अगर हो गई तो दोस्तों ये जानना, यह बिल्कुल सुनिश्चित है कि देश से विदाई का भी दिन नज़दीक आएगा। बंगाल से बीजेपी का जाना ज़रूरी है, जो कि साफ नज़र आता है, साफ दिख रहा है। न तो परिस्थितियाँ, न तो आंकड़े, न तो वक्त कहीं से भी ये दिखता है कि बीजेपी जीतेगी। धन्यवाद।